हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे यार, एंड आई होप you guys are learning a lot of new things from these sessions. So quickly before we start, give me a confirmation if you've watched the previous two editorial analysis, तो मुझे एक quick confirmation दे देना that it's helping you guys. बाकी जो है तो let's start. So today's topic that we have is bulldozed bill. और उसके अंदर एक बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, जो डेफेमेशन बिल अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पास किया, तो उसके ऊपर देयर इज़ अ एडिटोरियल, तो उसके ऊपर वील बी हैविंग अ डिस्कशन. बट बिफोर वी गेट टू द आर्टिकल एडिटोरियल के ऊपर हम आए, तो उससे पहले वील डू द वोकेबलरी एज यूजुअल. वोकेबलरी ईडियम्स वगैरह उस सब को पहले हम समझ के देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स रिटन इन दैट editorial. ठीक है, so let's start. So the first word that we have, and it is very relevant for today's entire session, defamation. Defamation का क्या मतलब होता है? Defamation का मतलब होता है basically defame से निकला हुआ है. Defame किससे निकला हुआ है? Fame किसको कहते हैं? फेम कहते हैं हम लोग, जैसे किसी बंदे के पास फेम होती है, उसके पास रिस्पेक्ट होती है, उसको लोग रिगार्ड करते हैं, राइट. सो डी फेम करना कि किसी को बदनाम करना, राइट. सो डेफेमेशन इज़ बेसिकली बदनामी, किसी को, किसी की गुड रेपुटेशन को जब आप हर्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, उसको भी यूज़ दिस वर्ड डेफेमेशन, राइट. उसके सिनोनिम्स देखते हैं नाउ. ऑल थ्री ऑफ दीज जो सिनोनिम्स हैं इसके, ये तीनों एग्जाम्स के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ कैलमनी. कैलमनी का भी यही मतलब होता है डेफेमेशन, कि आप किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते हैं. डेनिग्रेशन वंस अगैन, ये भी, इसका भी मतलब होता है डिफेम करना किसी को. एंड देन वी हैव वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन भी यही होता है कि किसी की वेरिफिकेशन किए बगैर आप किसी को एक्यूज़ करें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं. सो दीज आर द सिनोनिम्स. बिफोर वी गो टू द एंटोनिम्स, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ. सो देर आर दीज two terms. One is called libel. लेबल नहीं है ये, लाइबल, राइट. एंड वन इज स्लैंडर, राइट. ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि इनको भी आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लो. लाइबल का क्या मतलब होता है? लाइबल का मतलब होता है जब आप किसी को रिटन फॉर्म के अंदर जैसे अखबारों में या सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं भी रिटन फॉर्म के अंदर आप किसी को डिफेम करते हैं, किसी के ऊपर एक्यूजेशंस लगाते हैं, उसको हम कहते हैं लाइबल. स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर होता है बेसिकली वही चीज़ होती है, बट ये किस फॉर्म में होती है? ये स्पोकन फॉर्म के अंदर होती है, बोल चाल के अंदर जब आप किसी को डिफेम करते हैं, राइट. सो देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर. तो आई होप कि वो आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा. तो इसको भी आपने यूज़ करना है अपनी राइटिंग में, और कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, सो यू वुड नो द मीनिंग ऑफ दीज इज़ वेल. एंटोनिम्स इसके क्या होते हैं? सो डिफेम करते हैं आप किसी को तो अपलॉज करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को एक्लेम करते हैं. एक्लेम क्या होता है? कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी को अच्छे अल्फाज में याद रखना, राइट. एंड देन लेट्स हैव अ लुक एट सेंटेंस यूजेज. शी सूड द जर्नलिस्ट फॉर डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर. यहाँ पे एक और भी लफ्ज़ नोट डाउन कर लो बच्चा सारे, कैरेक्टर असैसिनेशन, राइट. ये भी एक लफ्ज़ होगा, ये भी एक फ्रेज़ है जो कि आपको अक्सर जगह पे यूज़ करनी पड़ जाएगी, और कहीं पे आपको शायद पढ़ने में भी आए. कैरेक्टर असैसिनेशन, ये भी बेसिकली आपका डेफेमेशन की एक ख़ास किस्म की वो कैटेगरी है, जिसके अंदर आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर उस सवाल या निशान उठाते हैं, और गलत तरीके से बेसिकली आप उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज़ कीन, राइट. कीन का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, किसी चीज़ के अंदर बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, राइट. सो कीन कहते हैं इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक या ईगर फॉर समथिंग, राइट. सो ईगर, एंथुजियास्टिक, एविड, ऑल ऑफ दीज आर दी सिनोनिम्स. और हमारे पास इसके एंटोनिम्स इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुख्तलिफ ना हो, सेम हो, राइट. इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो ऐसा हो वैसा हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लापरवाह हो, उसको कोई टेंशन नहीं है. एपैथेटिक,
यहाँ पे ये एपैथेटिक यूज़ हुआ है, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं, एक होती है एपैथी, एक होती है सिंपैथी, राइट, सिंपैथी, और एक होता है आपका एम्पैथी, राइट। तो इन तीनों के अंदर फ़र्क है। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी को हम जैसे कहते हैं हमदर्दी, राइट, हमदर्दी, किसी के साथ सिंपैथी, सो माई सिंपैथी इज़ विद माई स्टूडेंट्स। एपैथी क्या होता है? जब आपको कोई आपकी फीलिंग नहीं होती किसी चीज़ के लिए, कोई आपको परवाह नहीं है, इनडिफरेंस जिस तरह अभी हमने देखा। और आपका एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज़, कि आप उसकी जगह अपने आप को रखें और फिर आप उस चीज़ को देखते हैं। सो एम्पैथी उसके लिए यूज़ होता है, राइट, टू पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज़। इसका एक जुमला देखते हैं, शी इज़ कीन टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। यहाँ पे आप लोग को बच्चा एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बताता हूँ। सो कीन, ये जो कीन लफ्ज़ है ना, इसको आप दो तरह से यूज़ करते हैं। एक होता है कीन टू और एक होता है कीन, कीन ऑन, राइट, कीन ऑन। अब जब भी आप कीन ऑन यूज़ करते हो, इसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म विच वी कॉल्ड अ जेरेंट, वो आप लगाते हो। कीन टू जब आप यूज़ करते हो, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। सो जैसे यहाँ पे कीन टू लर्न हमने कहा, कीन टू लर्निंग नहीं कहा। लेकिन अगर हम कहते हैं कीन ऑन, तो फिर हम कहते हैं कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। आई होप इट्स क्लियर। तो इसके अंदर अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, तो इसको प्लीज़ इसका आप लोग ने आइंदा से ख्याल रखना है, ठीक हो गया। देन वी हैव प्रोटेस्टेशंस। प्रोटेस्टेशंस और प्रोटेस्ट के अंदर देयर इज़ अ वेरी छोटा सा एक डिफरेंस है। प्रोटेस्टेशन क्या होती है? प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्ट तो आपने देखा होगा ना, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज़ को के बारे में आप उसको वो करते हैं, हड़ताल करते हैं, या किसी चीज़ को आप निगेट करते हैं किसी चीज़, राइट, सो दैट इज़ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टेशन क्या होती है? कि जब आप किसी एक्यूजेशन को ना, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए, आप उसके केस में जो डिक्लेरेशन या जो आपका डिफेंस में जो आप बेसिकली बोलते हो, लिखते हो, जो भी आप बताते हो अपने आप को क्लियर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेस्टेशन, राइट। सो प्रोटेस्टेशन, इसका हम देखते हैं सिनोनिम्स, ऑब्जेक्शन, राइट, जैसे आप ऑब्जेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, जब आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है, जैसे केस के अंदर आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, राइट, उसी तरह से कंप्लेंट, डिक्लेरेशन, राइट, सो ऑल ऑफ दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, कि आपको प्रोटेस्टेशन, आप कोई आपके ऊपर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कंसेंट, ऑल ऑफ दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ प्रोटेस्टेशंस। सेंटेंस यूजेज देखते हैं, डिस्पाइट हिज प्रोटेस्टेशंस नो वन बिलीव्ड हिम, कि उसने बहुत अपने जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए थे, उसने बहुत उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्टेशंस वो किए हैं, उसने अपनी स्टेटमेंट्स दी, बट नो बडी बिलीव्ड हिम। अगले वर्ड के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेशन। ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा हर जगह पे, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS PMS, आप अखबार वगैरह पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स। तो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन बेसिकली होता क्या? लेजिस्लेशन को आप लोग यूँ समझो ना, कि इट इज़ अ सेट ऑफ लॉज, राइट, इट इज़ अ combination, a collection of of laws, right? So laws, और इसका जो synonyms हैं, laws, statutes, regulations, right? And antonyms के anarchy हो, disorder हो, कोई legislation नहीं है तो क्या होगा? Anarchy होगी, disorder होगा, chaos होगा, right? So all of these are the antonyms. Usage देखते हैं, new legislation was introduced to improve safety, right? तो नई लेजिस्लेशन, नए लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया टू इम्प्रूव सेफ्टी। देन वी हैव चैम्पियन। चैम्पियन ये एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी होता है, राइट, जैसे ही, यू आर माई चैम्पियन, राइट, सो वो एक यू आर माई चैम्पियन, उसका मतलब है कि आप एक चैम्पियन, यहाँ पे एक नाउन के तौर पे यूज़ हो, लेकिन ये वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। और चैम्पियन वर्ब का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ के आप एडवोकेट होते हैं, राइट, किसी चीज़ के एक बहुत स्टॉन्च बिलीवर होते हैं, राइट, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं चैम्पियन द कॉज, राइट, के जैसे चैम्पियन, शी इज़ चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। सो डिफेंड करना, किसी चीज़ का एडवोकेट होना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसको भी हम लोग एज अ वर्ब चैम्पियन यूज़ करते हैं। एडवोकेटिंग, यू सी synonyms, supporting, promoting, all of these are synonyms
एंटोनिम्स अपोज करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्टिंग, अबैंडनिंग, कि उसके साथ अपने आप को बिल्कुल मुंसलिक ना करना, राइट. एंड देन वी हैव शी वॉज चैम्पियनिंग द राइट्स ऑफ द पुअर. ठीक हो गया. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कंडेमेबल. अब ये अगर आप लोग ने कल वाला सेशन देखा होगा तो आपकी क्विक एक रिविजन हो जाएगी. कंडेमेबल हमने किसको कहा था? डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, राइट. कि ऐसी चीज़ जो जिसकी बहुत मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम हो, राइट. कंडेमेबल, कि उसको आप कंडेम करें. इट इज़ अ कंडेमेबल ऑफेंस, राइट. इट इज़ अ कंडेमेबल ऑफेंस टू डू समथिंग, राइट. तो हम कहते हैं ना इस तरह से. तो आपने इसका देखा होगा सिनोनिम्स, रेप्रहेंसिबल, डिप्लोरेबल. यू सी, ये भी कल वाला वर्ड एक यहाँ पे रिपीट हो गया. सो यू सी, जब आप अखबार पढ़ने के एक साइकिल में आते हैं ना, तो आपको फिर आहिस्ता 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 आपको चीज़ें फेमिलियर लगना शुरू होती हैं. एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न. एंड देन ब्लेम वर्दी. एंटोनिम्स, प्रेज वर्दी, commendable. You see, there are a lot of words that will repeat: commendable and laudable. ठीक हो गया. And then we have sentence usage. His actions were condemnable and caused many problems. कि उसने उसकी जो हरकतें थी ना, बहुत वो काबिल मुज़म्मत वो थी, एक्शंस थे उसके. ठीक हो गया. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड एक्सपीडियंसी, राइट. यह आपको बहुत नज़र आएगा और स्पेशली इसकी एक फॉर्म नज़र आएगी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, राइट. आपको अखबारों में नज़र आएगा, बुक्स वगैरह में नज़र आएगा. पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी क्या होता है? पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बेसिकली एक ज़रूरत वक्त, एक वक्त की एक ज़रूरत होती है कि जो आपको उस टाइम पे उस सिचुएशन के अंदर, एक्सपीडियंसी इसको कहते हैं कि उस सिचुएशन उस टाइम के अंदर वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन नज़र आ रहा होता है, बट शायद वो मॉरली इतना करेक्ट ना हो, राइट. तो उसको हम एक्सपीडियंसी कहते हैं. पॉलिटिक्स के अंदर भी आपने देखा होगा अक्सर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि उस टाइम के ऊपर उनके पास वही एक वायबल ऑप्शन होता है, विच इज़ नॉट वेरी मॉरली करेक्ट, एथिकली बहुत करेक्ट नहीं होता, बट वो उसको फिर भी एग्जीक्यूट कर जाते हैं. सो एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, दिस इज अ फ्रेज दैट इज़ यूज्ड वेरी ऑफन. इसके लिए हम सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स क्या होते हैं कि आप उस टाइम पे अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, राइट. उस सिचुएशन के अंदर कन्वीनियंस के लिए आप उस काम को जल्दी से कर लें. प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म. एंड देन वी हैव एंटोनिम्स कि बेस्ड ऑन मोरालिटी आपका वो डिसीजन नहीं होता, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी आपका वो डिसीजन होता है कि यार अभी इस पॉइंट पे हमें यही करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव प्रिंसिपल्स, regulations, ethics, right. So all of these are the antonyms. And then we have usage. They chose expediency over honesty to finish the project quickly. कि उन्होंने कहा यार अब ये प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है ना हमने. तो अक्सर आपने बिजनेसेस में भी देखा होता है कि वो एक्सपीडियंसी के चक्कर में दे टेक शॉर्टकट्स. वो अपने जो उनके एथिकल वो होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उसको वो बाईपास करके दे चूज़ expediency over honesty or over ethics, all of that, right. So the next word that we have is disinclination. यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, inclination. inclination क्या होती है? जैसे he has a strong inclination for collecting antique stamps, right. So inclination कि उसकी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए उसका वो उसकी तरफ माइल है, राइट. माइल होना, किसी चीज़ की तरफ माइल होना, उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन. और इसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है, ही इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स. आपने सुना होगा ही इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स. तो ये यही इंक्लाइंड से निकला हुआ है इंक्लिनेशन, राइट. तो डिसइंक्लिनेशन क्या होगा कि जो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर ना हो, आपको उससे कोई गर्ज ना हो, आपको बेसिकली एक उस चीज़ की तरफ आप बिल्कुल माइल नहीं हो, right. So a reluctance or lack of enthusiasm for something. Synonyms: reluctance, you see, unwillingness, hesitant जब आप hesitant होते हैं किसी चीज़ को करने से. And then we have antonyms कि जब आप inclined होंगे, जब आप inclination होगी आपकी, willingness, enthusiasm, all of these. Sentence usage: she showed a disinclination to participate in the इवेंट. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी नोट डाउन कर लो बच्चा, कि आपके ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, ये जो TION इसके साथ जो ख़त्म होते हैं, ये आपके यूजुअली क्या होते हैं? ये आपके होते हैं नाउन्स,
राइट. सो डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, यार यू सी. सो ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये आपके नाउन्स के तौर पे ही काम करते हैं. सो जैसे यहाँ पे भी शी शोड अ डिसइंक्लिनेशन, तो ये यहाँ पे क्या आर्टिकल के साथ यूज़ हुआ है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन, राइट. सो ग्रामर को भी हमने थोड़ा थोड़ा देखना. एंड देन वी हैव डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन निकला हुआ आपका लफ्ज़ डेलिब्रेट से, राइट. डेलिब्रेट, व्हेन यू डेलिब्रेट ओवर समथिंग, उसका मतलब होता है कि आपने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, राइट. सोच विचार किया, डेलिब्रेट करना किसी चीज़ के ऊपर, थिंक करना किसी चीज़ के ऊपर, पॉन्डर करना, पॉन्डर, राइट. सो ये सारे लफ्ज़ होते हैं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना. डेलिब्रेशन क्या है, वंस अगेन ये भी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये डेलिब्रेट का एक नाउन है, राइट. नाउन है, ठीक है. और डेलिब्रेशन का मतलब क्या होगा. सो लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिड्रेशन और डिस्कशन, आपने किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन की, उसके ऊपर सोच विचार किया, उस चीज़ को थॉरली आपने कंसिडर किया, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डेलिब्रेशन, राइट. सो सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स, कंटेम्पलेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम. कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेट से निकला हुआ है. कॉन्टेम्पलेट क्या होता है, कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी यही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं. मेडिटेट जिस तरह आपका लफ्ज़ होता है, मेडिटेट करना, राइट. मेडिटेट इज़ ऑल्सो सिमिलर वर्ड. मेडिटेशन, कंसिडरेशन, कॉजिटेशन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सुपर इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम्स, और आपको जनरली भी ये रीडिंग के अंदर बहुत हेल्प. कॉजिटेशन क्या होता है, एक होता है एजिटेशन. एजिटेशन, एजिटेशन किसको कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं डिस्टर्ब होने को, एजिटेट होने को. आई एम एजिटेटेड राइट नाउ, राइट. सो अभी मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, अभी कोई बंदा डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है वो. एजिटेशन, एजिटेशन कहते हैं डिस्टर्बेंस को, राइट. डिस्टर्बेंस को. और कॉजिटेशन किसको कहते हैं, जब आप कलेक्टिवली किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं, उसके ऊपर आप थिंक करते हैं, उसके ऊपर आप पॉन्डर करते हैं, उसके ऊपर आप डेलिब्रेट करते हैं, उसको हम कॉजिटेशन कहते हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आपका ये एक लफ्ज़ होता है शॉर्ट श्रिफ्ट. शॉर्ट श्रिफ्ट क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आपने कोई थॉरली आपने सोचा बनाओ, बस आप एक शॉर्टकट लेते हैं और आप जल्दी से जो है ना उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं. एंड देन यू हैव इम्पल्स डिसीजन. इम्पल्स डिसीजन ये भी एक फ्रेज़ है, यह आपका यूज़ होता है, ये भी जैसे इम्पल्स डिसीजंस होते हैं ना, कि आपने किसी चीज़ को थिंक थ्रू नहीं किया हुआ था और आप उसको बस इम्पल्स डिसीजंस ले लेते हैं, राइट. तो इसी तरह से सेंटेंस यूजेज देखते हैं. आफ्टर मच डेलिब्रेशन, काफ़ी सोच विचार करने के बाद, दे डिसाइडेड टू गो ऑन द ट्रिप. उन्होंने काफ़ी सोच विचार की, उन्होंने मिल बैठ के, अक्सर होता है ना ट्रिप की हम लोग प्लान करते हैं, सो वो काफ़ी प्लानिंग की उन्होंने. उसके बाद उन्होंने कहा चलो यार बस अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है. देन यू हैव द नेक्स्ट वर्ड, स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं उन सारे लोग को, जो सारे लोग आपके किसी प्रोजेक्ट से, आपकी किसी काम से मुंसलिक होते हैं, राइट. यहाँ पे एक लफ्ज़ आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चा. एक होता है जिस इसको काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं विद शेयर होल्डर्स, राइट. शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, आपका एक बिजनेस है, कोई बिजनेस एंटिटी है, उसके अंदर जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनकी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, राइट. उनकी, वो उस कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स, राइट. किसी के पास 1% भी शेयर होगा उस कंपनी का, वो भी शेयर होल्डर है, उसके पास भी 1% ओनरशिप है, तो वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स ये होते हैं कि जब आपका फ़र्ज़ करो कोई बिजनेस है, कोई एंटिटी है, उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं, सो फ़र्ज़ करो उसके सप्लायर हैं, मीडिया वाले लोग हैं, राइट. ये सारे लोग उसके क्या होंगे, उसके स्टेक होल्डर्स होंगे. उसके लीगल जो काउंसिल होगी, राइट, वो लोग भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि वो उससे मुंसलिक हैं, उससे जुड़े हुए हैं उस काम से, राइट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखते हैं. इंटरेस्टेड पार्टीज, राइट, कंट्रीब्यूटर्स, पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. एंड देन यू हैव एंटोनिम्स. सो स्टेक होल्डर, ओपोनेंट्स, एडवर्सरीज, आउटसाइडर्स, कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो उसके खिलाफ हैं एक तरह के, राइट बच्चा. एंड देन वी हैव द स्टेक होल्डर्स मेट
टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट। के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, सारे जो लोग मुंसलिक थे, वो सारे लोग, और स्टेक होल्डर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं आपके कौन लोग भी, अब आप लोग मुझे बताओगे, शेयर होल्डर्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, प्लस अ लॉट ऑफ अदर पीपल, अ लॉट ऑफ अदर पार्टीज। ठीक हो गया? सो आई होप कि ये आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको सही तरह से यूज़ करें जहाँ पे स्टेक होल्डर यूज़ हो रहा हो। नाउ वी हैव idioms एंड phrases. सो द फर्स्ट phrase दैट वी हैव इज़ कम बैक टू बाइट, राइट? सो वो अक्सर होता है ना कि आप एक डिसीजन लेते हो और आपको होता है कि यार अभी मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, बाद में वो डिसीजन जो है ना आपको एक नाइटमेयर की तरह आपको डराता है, राइट? कि यार ये क्या गलती होगी थी। सो कम बैक टू बाइट भी बेसिकली ये होता है कि आप एक ऐसा डिसीजन लें, कोई भी ऐसा डिसीजन लें जो कि लेटर ऑन उसको उस डिसीजन लेने पे तंग करे। टू हैव रिपरकशंस, रिपरकशंस किसको कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस को, राइट? किसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स को रिपरकशंस। टू हैव रिपरकशंस दैट नेगेटिवली अफेक्ट समवन, कि वो लेटर ऑन आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सो उसके लिए हम लोग जो फ्रेज यूज़ करते हैं दैट इज़ कम बैक टू बाइट। Their decision not to invest more money in new equipment may come back to bite them. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अभी डिसीजन ले लिया ना कि हमने नया इक्विपमेंट नहीं खरीदना, तो ये लेटर ऑन जो है ना इनको बहुत इस चीज़ के ऊपर एक रिमॉर्स होगा, एक क्या होगा, एक रिग्रेट होगा। ये वर्ड्स भी यूज़ कर लो। बाद में इनको क्या होगा? रिमॉर्स होगा, रिग्रेट होगा। ठीक है? सो कम बैक टू बाइट, लेटर ऑन इनको इस चीज़ का पता चलेगा। देन यू हैव द पावर्स दैट बी। ये एक बहुत मज़े की फ्रेज़ है, ईडियम है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द पावर्स दैट बी, और ये पावर्स ये प्लूरल ही यूज़ करोगे, ठीक है? सो पावर नहीं कहोगे, द पावर्स दैट बी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं ना, जिनके पास अथॉरिटी होती है। अब ये द पावर्स दैट बी का मतलब ये नहीं है कि किसी मुल्क के ही इम्पॉर्टेंट लोग होंगे, ये किसी लेट से पुलिस के अंदर द पावर्स दैट बी कौन होंगे? जो टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस होगी। आर्मी के अंदर कौन होगा? द पावर्स दैट बी, द टॉप ब्रास। किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द पावर्स दैट बी, हम किसको रेफर करेंगे? वो लोग जो कि वहाँ पे मेन अथॉरिटी जिनके पास होती है, सीईओ और जो टॉप लीडरशिप होती है। द पावर्स दैट बी डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी इन द कंट्री, राइट? कि जो टॉप ब्रास है, जिनके पास अथॉरिटी है टू डिसाइड द फ्यूचर, वो हमारा फ्यूचर, वो इस मुल्क के फ्यूचर को, डेमोक्रेसी के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, राइट बच्चा? देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नूस अराउंड इट्स नेक। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि आपने ये डिसीजन ले लिया, अब ये आपके गले में ना अटक जाएगा, राइट? गले में अटक जाएगा। अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम और कॉजेज ट्रबल, कि ये आपको लेटर ऑन, अक्सर हम कहते हैं ना गले में पता नहीं क्या कहते हैं, फंदा या इस तरह करके कुछ, राइट? सो गले में अटक जाने वाली चीज़, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये इडियम, नूज अराउंड इट्स नेक। द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी ऑफ द एकेडमी बिकेम अ नूस अराउंड इट्स नेक। ठीक है? सो इट्स वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट इडियम दैट वी लर्नड, टू कम बैक टू बाइट। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ होता है टू नूस अराउंड इट्स नेक। ठीक है? सो कंट्रोवर्शियल पॉलिसी जो थी, इट बिकेम अ नूस, एक गले में अटक गया उसके जो पॉलिसी थी, राइट? देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ रन अ फाउल ऑफ, राइट? दिस इज़ ऑल्सो एन ईडियम, और ये बाय द वे ये आप लोग का एग्ज़ाम्स में भी, आई थिंक PMS एग्ज़ाम्स में, पंजाब PMS में ये एक बार आ चुका है। रन अ फाउल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? टू कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद, या स्पेसिफिकली ये यूज़ होता है जब आप या तो कॉन्फ्लिक्ट में हो, या आप कोई ऐसा काम करते हैं व्हेन यू डू समथिंग which you're not supposed to do, something which you're not supposed to do, जो आपने नहीं करना था वो आप कर बैठो, right? Make sense? अब he was 15 when he first ran afoul of the law. इसके बाद आपने कोई चीज़ डालनी होती है, ran afoul of the law, और ये यूजुअली आपका यूज़ भी
लॉ और लीगल टर्म्स के अंदर ही, उन कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर ही यूज़ होता है, ठीक है। ये जो ईटीएम है, रन अफाउल ऑफ। देन वी हैव वेंट फ्रस्ट्रेशन, ये भी इसी आर्टिकल के अंदर यूज़ हुआ। वेंट फ्रस्ट्रेशन किसको कहते हैं? वेंट फ्रस्ट्रेशन हम कहते हैं बेसिकली जब आप अपना भड़ास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, भड़ास निकाल दिए उसने, राइट। सो अपना जो आपके अंदर एक गुस्सा होता है, एक एंगर होता है, उसको जब आप वेंट आउट करते हैं, राइट। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस फ्रेज, वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन, वेंट हर फ्रस्ट्रेशन आफ्टर द मीटिंग। वो अक्सर होता है ना, कभी कभी ऐसी मीटिंग हो जाती है कि आप उसके बाद बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर आप चाहते हैं कि किसी से बात करें उसके बारे में, ताकि आप उस फ्रस्ट्रेशन को वेंट कर दें, ख़त्म कर दें। वेंट किसको कहते हैं? वेंट आपने देखा होगा गाड़ी में वेंट होता है, एसी में वेंट होता है। सो वो किस लिए होता है? कि आपकी बाहर से सर्कुलेशन हो, अब हवा अंदर से बाहर जाए, राइट। तो वेंट फ्रस्ट्रेशन। देन यू हैव द नेक्स्ट वन, स्वीप अंडर द कारपेट। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। यू सी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग या एनी टाइप ऑफ रीडिंग, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट फॉर अ फ्यू मंथ्स। उसके बाद आपके लिए वो पढ़ना सुपर ईजी हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी ऑलरेडी क्लियर टू यू। अब अगर किसी ने कल वाला वो देखा हो तो उसके अंदर वी डिस्कस्ड द स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर द रग, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था। अंडर द रग या ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट, ये तीनों ईडियम्स हमारे यूज़ होते हैं। टू इग्नोर या किसी चीज़ को छुपा देना, किसी चीज़ को वो कर देना, नज़र से दूर कर देना, ताकि सब लोग की पहुंच से बाहर हो जाए, ताकि लोग उसको एम्बेरसिंग चीज़ें होती हैं ना, बंदा कहता है यार ये इसको ज़रा वो कर देते हैं। जैसे अक्सर घर में होता है ना, मेहमान आ जाता है अचानक से, तो अचानक से अम्मी कहती हैं यार ये चीज़ इधर घुसा दो, उधर घुसा दो, राइट। सो वो सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो एम्बेरसिंग सिचुएशन के अंदर आप किसी चीज़ को स्वीप अंडर द कारपेट करते हैं, तो आप उसको बेसिकली छुपा रहे होते हैं। ही ट्राइड टू स्वीप हिज पास्ट मिस्टेक्स अंडर द कारपेट, राइट। कि उसने जो पहले गलतियाँ की हुई थी उसको उसने छुपा दिया, उसने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा बात को आगे पीछे कर दें। एंड देन यू हैव पास ओवर, ये आपका फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए में, टू इग्नोर और ओवरलुक समवन और समथिंग, राइट। सो पास ओवर ये आपका यूजुअली यूज़ होता है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपने देखा हुआ होगा, अक्सर न्यूज़ वगैरह में भी, कि आपका पास ओवर किसी को कर दिया जाता है फॉर प्रमोशन, राइट। सो पास ओवर के किसी को किसी प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी हायरार्की के अंदर उसको पास ओवर कर दिया गया, किसी और को उसकी सीट पे लाके बिठा दिया गया। शी क्लेम्ड शी वॉज रिपीटेडली पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन, राइट। कि वो बार बार प्रमोशन की उसकी ड्यू थी, बट वो पास ओवर हो जाती है, कोई और बाहर से आके उसकी प्रमोशन हो जाती थी। एंड देन वी हैव सेट अप, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। सेटअप का मतलब है ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, उसको हम सेटअप कहते हैं। ही आस्क्ड अली टू सेटअप द गेमिंग कंप्यूटर, ईजी। देन यू हैव द लास्ट वन, ये भी शायद वी डिस्कस्ड आइदर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, स्टे आउट ऑफ द बिजनेस, स्टे आउट ऑफ दिस वर्क, राइट। सो ये हम कब यूज़ करते हैं? टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड, कि अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, अवॉइड करना उसको, स्टे आउट ऑफ। ठीक हो गया, चलो। देन वी आर फाइनली हियर टू द आर्टिकल जो हमारा था बुलडोज्ड बिल। और अभी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये यहाँ पे किस बिल की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। मैं ये आपके सामने वो करता हूँ। सो क्विकली इसको अगर आप लोग पॉज कर दोगे, गो थ्रू इट एंड देन यू विल देन प्ले इट, उसके बाद वील स्टार्ट दिस, राइट। सो व्हाई इज़ द पंजाब गवर्नमेंट सो कीन ऑन इम्पोजिंग डेंजरस लेजिस्लेशन दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी, राइट। अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ना, कीन टू और कीन ऑन का डिफरेंस। सो कीन ऑन लगा हुआ है, तो हमने क्या कहा? इम्पोजिंग, राइट। अब ये कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि वाई इज़ द पंजाब गवर्नमेंट सो कीन ऑन इम्पोजिंग डेंजरस लेजिस्लेशन, कि ये क्यों पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इतना इंटरेस्टेड है, इतना एंथुजियास्टिक है कि कोई ऐसा डेंजरस ख़तरनाक किस्म की लेजिस्लेशन को नाफिज करने के लिए दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा, जो कि काबिल कबूल नहीं होगा टू एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी। किसी भी माशरे के लिए जो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, उसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब वो कौन सा बिल है? द फोर्स्ड पैसेज ऑफ द डेफेमेशन बिल,
ये इस बिल की बात कर रहा है, राइट. सो द फोर्स्ड पैसेज, फोर्स्ड के मतलब जो इम्पोज कर दिया गया हो. सो द फोर्स्ड पैसेज ऑफ द defamation bill 2024 over the protestations, you see, protestations of both journalists and opposition lawmakers in the Punjab Assembly on Monday is a troubling reminder of how the PMLN has abandoned its principles ever since it returned to power. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो फोर्स्ड पैसेज है ऑफ द डेफेमेशन बिल ओवर द प्रोटेस्टेशंस के लोगों के बारहा उसके ऊपर वो करने के, प्रोटेस्ट्स करने के, उसको वो करने के लिए कि ये ना लाया जाए, ऑफ बोथ किस किस ने किया, जर्नलिस्ट्स ने भी किया और ऑपोजिशन लॉ मेकर्स ने भी किया पंजाब गवर्नमेंट में इन दी पंजाब असेंबली ऑन मंडे इज़ अ ट्रबलिंग रिमाइंडर ऑफ हाउ द PMLN हैज़ अबैंडन्ड का क्या मतलब होता है, छोड़ देना, किसी चीज़ को डिज़र्ट कर देना, किसी चीज़ को वो कर देना, अबैंडन कर दिया, राइट. कि हाउ PMLN हैज़ अबैंडन्ड इट्स प्रिंसिपल्स, कि उसने कैसे अपने प्रिंसिपल्स को अबैंडन छोड़ दिया है एवर सिंस इट रिटर्न टू पावर, कि जब से वो पावर में आया उसने अपने वो सारे प्रिंसिपल्स को जो है वो कैसे छोड़ दिया. ट्रबलिंग रिमाइंडर, हमें रिमाइंड करा रहा है कि यार ये कैसे हो गया. सो आई होप इट्स क्लियर. वेयर वंस द पार्टी वॉज चैम्पियनिंग, राइट, ये भी हमने देखा था. वेयर वंस द पार्टी के वो पास्ट के अंदर बता रहा है कि ऐसा भी एक टाइम था कि जब ये पार्टी जो है इट वॉज चैम्पियनिंग, इट वॉज एडवोकेटिंग, इट वॉज सपोर्टिंग द पीपल एंड देयर वॉइसेस, कि लोगों को और उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टर बना हुआ था ये पार्टी. इट इज़ नाउ डिवाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब होता है टू मेक समथिंग, राइट, टू ड्राफ्ट समथिंग, टू मेक समथिंग. इट इज़ नाउ डिवाइजिंग, वो अब ऐसे तरीके बना रहा है, न्यू मीन्स, नए नए तरीके बना रहा है. न्यू मीन्स किसको कहते हैं, तरीकों को, राइट. न्यू मीन्स टू साइलेंस देम, कि पहले जो चैम्पियन करता था, सपोर्ट करता था, एडवोकेट करता, अब वो न्यू मीन्स, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कि ये जैसे डेफेमेशन बिल की तरफ रेफरेंस है कि हाउ टू साइलेंस देम, कि उनको चुप कैसे कराया जाए. इट हैज़ बिन सेट बिफोर बट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड अगैन, ये पहले भी बताया गया है बट अभी इसके बारे में ज़रा दोबारा से, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है दोबारा से उस पर जोर डाला जाए. दिस न्यू लॉ विल लाइकली कम बैक टू बाइट इट, राइट. अब यू सी कि ये जो नया लॉ अभी ये लोग बना रहे हैं ना, ये लेटर ऑन किसी टाइम पे इनको बाइट करेगा, इनको तंग करेगा, इनको ही ये वो करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, राइट. द पार्टी हैड प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA which became a noose around its neck. You see कि अब ये बता रहा है कि द पार्टी, PMLN के बारे में बात हो रही है. द पार्टी हैड प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट विच बिकेम अ नूस अराउंड इट्स नेक, जो कि उसके लिए गले में उसके अटक गया था वंस इट फेल आउट ऑफ फेवर विद द एस्टैब्लिशमेंट, राइट. कि जब उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ख़राब हुए, आउट ऑफ फेवर, तो क्या हुआ, फिर वो उसके गले में फंस गया वही एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट. ठीक हो गया. दोज हु वर अर्जिंग द पंजाब गवर्नमेंट टू गेट all stakeholders on board merely wanted it to avoid repeating that mistake. कि वो लोग, और वो कौन लोग थे, शुरू में उसने बताया कि वो जर्नलिस्ट थे और ऑपोजिशन लॉ मेकर्स थे. उन्होंने इनको बारहा टू गेट ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड मेरली वांटेड टू अवॉइड, उन्होंने ये चाहा कि यार इनको बार बार इनको रिमाइंड कराया कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, ये डेफेमेशन बिल नहीं होना चाहिए. वो क्यों याद कराया उनको, कि वो वही मिस्टेक कर रहे हैं जो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर, पास्ट के अंदर, जो उन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर किया. अब यहाँ पे क्विकली एक दो चीज़ें ग्रामर रिलेटेड देखते हैं. अब यहाँ पे आप लोग मुझे कहोगे कि यार ये हैड वांटेड, ये जो यूज़ हुआ है, या हैड प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड, ये कौन सी टेंस है, आप लोग कहोगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब आपके दो पास्ट के अंदर इवेंट्स हों
और उनमें से जो पुराने वाला इवेंट होगा, सो इन्होंने इंट्रोड्यूस पहले किया था और उसके बाद विच बिकेम, यू सी सिंपल पास्ट है, बिकेम क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम, राइट. सो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका सिंपल पास्ट में. सो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका तब चलता है जब आप पास्ट के अंदर एक डिफरेंस ऑफ टाइम दिखाते हैं. और दूसरा यहाँ पे देखते हैं हम एक और चीज़ कि आपका वॉज चैम्पियनिंग, यहाँ पे ये कौन सी टेंस यूज़ हुई हुई है, वॉज चैम्पियनिंग, ये कौन सी टेंस है, आप लोग कहोगे दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और ठीक हो गया. और ये यहाँ पे ये इस का सब्जेक्ट क्या है, तो ये एक बहुत लंबा सेंटेंस है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है वो आप लोग को, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए. सो यहाँ पे द सब्जेक्ट इज द फोर्स्ड पैसेज ऑफ द डेफिमेशन बिल, राइट. सो ये द फोर्स्ड पैसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब इज, इसलिए हमने द फोर्स्ड पैसेज तो सिंगुलर है ना, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है. ठीक हो गया, आई होप इट्स क्लियर. आगे चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर. In a demonstration held after the Monday session of the Punjab Assembly, the Lahore Press Club president recalled that Punjab Chief Minister Maryam Nawaz had joined the protests when the PTI had been attempting to strengthen PECA to make it more effective in suppressing public criticism. अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन अ डेमोन्स्ट्रेशन के, अभी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा था या कोई लोग इकट्ठे हुए हुए थे. इन अ डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड आफ्टर द मंडे सेशन, के मंडे को जो सेशन हुआ पंजाब असेंबली का, उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे रिकॉल कराया, रिमाइंड कराया, राइट, रिकॉल कराया कि क्या, कि पंजाब चीफ मिनिस्टर ने क्या किया था, मरियम नवाज़, उन्होंने क्या किया था, हैड जॉइंड द प्रोटेस्ट्स, कि उन्होंने तब, पुरानी बात बता रहा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के टाइम का, कि उन्होंने उसका प्रोटेस्ट्स को ज्वाइन किया मरियम नवाज़ ने, व्हेन द पीटीआई हैड बीन अटेम्प्टिंग टू स्ट्रेंथन पीईसीए टू मेक इट मोर इफेक्टिव इन सप्रेसिंग पब्लिक क्रिटिसिज्म. सप्रेस किसको कहते हैं, दबाना किसी चीज़ को, पब्लिक क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए. सो वो क्या कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने उन प्रोटेस्ट्स को ज्वाइन किया था जब पीईसीए के लिए, जब पीटीआई की गवर्नमेंट पीईसीए, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को क्या करना चाह रही थी, मोर इफेक्टिव बनाना चाह रही थी. किस काम के लिए, कि लोगों के पब्लिक क्रिटिसिज्म को मज़ीद सप्रेस करने के लिए. तो मरियम नवाज़ वॉज चैम्पियनिंग, वॉज एडवोकेटिंग, वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट मूव ऑफ पीटीआई. ठीक है. और अब but here she was now going ahead with equally condemnable legislation aimed at gagging the media. गैग किसको कहते हैं, गैग कहते हैं किसी का मुंह बंद कर देना, और फिजिकली मुंह बंद कर देना. जैसे वो होता है ना, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा हुआ होगा, वो किसी को अगवा करते हैं तो उसके मुंह में ढेर सारे कपड़े तुन देते हैं, राइट. सो वही चीज़ गैगिंग द मीडिया. तो वो क्या कह रहा है, बट हियर शी वॉज नाउ, कि वो यू सी कि वो अभी दोबारा से वही काम कर रही हैं, गोइंग अहेड विद, उसके ऑपोजिट काम कर रही हैं. पहले वो प्रोटेस्ट्स कर रहे थे पीएमएलएन की, जो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, और अभी शी इज़ गोइंग अहेड विद इक्वली कंडेमेबल, कि उतना ही कंडेमेबल जो पीटीआई उस वक्त कर रही, इक्वली कंडेमेबल लेजिस्लेशन एम्ड एट गैगिंग द मीडिया, कि मीडिया का बेसिकली मुंह बंद कराने के लिए ये भरपूर इकदाम लिए जा रहे हैं. Was her, अगला देखते हैं, was her earlier position based merely on political expediency? You see political expediency, कि क्या वो उस वक्त की एक ज़रूरत थी, और वो मॉरली ठीक शायद नहीं भी था, लेकिन क्या उनकी उस वक्त ज़रूरत थी तो इसलिए उन्होंने किया था. was her earlier position, कि जो उन्होंने पहले किया. Has her party considered, क्या अब वो कुछ सवाल पूछ रहा है, has her party considered what the consequences of such a law would be in case it once again runs afoul of the powers that be? क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. हैज़ हर पार्टी कंसिडर, क्या उनकी पार्टी ने ये कंसिडर किया, क्या चीज़ कंसिडर किया, व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच अ लॉ वुड बी, कि ऐसे लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन केस, उस सूरत में, इट वंस अगैन, कि अगर एक बार फिर से
PMLN की बात करें कि अगर एक बार फिर से PMLN once again runs afoul of, तो runs afoul of to be in conflict with या लॉ को वो करना, so runs afoul of the powers that be, तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि runs afoul of to become in conflict with the powers that be. The powers that be का क्या मतलब था? The influential people who have authority, right? तो वो कह रहे हैं कि यार अगर दोबारा से इनके वो हो गया runs afoul of the powers that be हो गया तो फिर क्या होगा, right? The last time this happened, अब वो क्या कह रहे हैं कि last time जब उनका runs afoul of the powers that be हुआ था, so the last time this happened, its leadership was still able to vent its frustration. कि जो लीडरशिप थी उन्होंने फिर भी वो एबल थे कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट कर सकते थे, वो अपने एंगर को, अपनी मुसीबत को उस वक्त उसके बारे में बात कर सकते थे एंड पब्लिकली, और पब्लिक के अंदर वो नेम कर रहे थे, लोगों के नाम ले रहे थे, नेम दोज whom it held responsible, कि जो उनको लग रहा था कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पब्लिकली उन्होंने नेम लिए, राइट? बट फिर आगे क्या कहता है? द एबिलिटी टू डू सो, कि इस बार द एबिलिटी, कि अब इनके पास द एबिलिटी टू डू सो, ऐसा करने की इनके पास एबिलिटी, केप्ट इट अलाइव पॉलिटिकली, कि वो उस वक्त पे जो वो कर सके थे उसकी वजह से वो उनका पॉलिटिकली वो जिंदा रह सकें, राइट? वरना तो उनका करियर, पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता. द नेक्स्ट टाइम इट हैपन्स, कि अगर नेक्स्ट टाइम अब ये हैपन करता है इस तरह से कि इनके कोई भी रन्स अफाउल ऑफ द पावर्स दैट बी, वो वाली सिचुएशन दोबारा से आती है, तो क्या होगा? द पार्टी एंड इट्स लीडर्स, कि पार्टी और उसके लीडर्स वुड बी कंडेम्ड टू सफ़र, कि उनके पास और कुछ भी रास्ता नहीं होगा बट उनको एक सफ़र करने के लिए वो बिल्कुल दे विल बी बाउंड टू सफ़र इन साइलेंस, चुपचाप करके उनको वो सब कुछ सहना पड़ेगा, थैंक्स टू द लॉ दे हैव जस्ट पास्ड. तो अब ये इस लॉ की बात कर रहे हैं, डेफेमेशन बिल 2024, कि इस लॉ की वजह से अगर ये आइंदा कभी होता है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी. अगला देखते हैं, डेफेमेशन इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम. सोसाइटी से निकला हुआ है कि ये एक मुआशी मसला है डेफेमेशन, राइट? नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स द पंजाब गवर्नमेंट अलोन, कि ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जनरल सोसाइटी का प्रॉब्लम है. द जर्नलिस्ट्स कम्युनिटी, कि जो जर्नलिस्ट्स की कम्युनिटी है, हैड मेयरली आस्क्ड द पंजाब गवर्नमेंट फॉर अ वीक टू रिकन्सिडर द लॉ, कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि यार आप एक हफ्ते का टाइम लें, इसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करें, इसको थोड़ा सा दोबारा से री-एवेलुएट करें, रिकन्सिडर करें एंड अराइव एट अ कंसेंसस. कंसेंसस किसको कहते हैं? एग्रीमेंट के ऊपर, कि कोई ऐसा आप इसके अंदर कोई ऐसी शेप के अंदर, ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आएँ कि जो जिसके ऊपर कंसेंसस कर सकें, सारे लोग उस पर इत्तेफाक कर सकें, राइट? इत्तेफाक, कंसेंसस, राइट? कि सारे लोग उस पर इत्तेफाक कर सकते हैं. मीनवाइल द ऑपोजिशन हैड सजेस्टेड सर्टेन चेंजेस टू द लॉ, सम ऑफ विच इट सीम्स कुड हैव इम्प्रूव्ड इट कंसिडरेबली, कि मीनवाइल इसी दौरान में द ऑपोजिशन ने कुछ ऐसे चेंजेस इस लॉ के अंदर सजेस्ट किए थे, सम ऑफ विच, कि वो जो सजेशंस थी उनमें से कुछ सजेशंस ऐसी थी, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि कुड हैव इम्प्रूव्ड इट कंसिडरेबली, वो इस लॉ को काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते थे अगर वो सजेशंस को कंसिडर किया जाता. बाय इन्वॉल्विंग दीज टू स्टेक होल्डर्स इन इट्स डेलिब्रेशंस, अगर ये इन दो स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स की बात हुई है? जर्नलिस्ट्स की और ऑपोजिशन लॉ मेकर्स की. अगर इनको इन डेलिब्रेशंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता, द गवर्नमेंट इन लाहौर वुड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक द लॉ फेयरर, कि वो इस लॉ को, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा फेयर बना सकते थे, थोड़ा सा ज़्यादा एक्विटेबल बना सकते थे, राइट? एक्विटेबल, ये एक लफ्ज़ लिख लो, एक्विटेबल, राइट? एक्विटेबल बना सकते थे और एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, कि सब लोग उस पर इत्तेफाक कर लेते. दैट इट चोज टू पुश देम असाइड सजेस्ट्स अ डिसइंक्लिनेशन to honor the democratic principles of the legislative process and instead a tendency to impose its will on the people. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि it chose to push them aside,
इस पे भी मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, दैट इट चोज टू पुश देम असाइड, सजेस्ट्स कि ये इन्होंने फिर भी इन्होंने क्या चूज़ ये किया कि यार इनको ज़रा साइड पे करते हैं। सजेस्ट्स, ये क्या सजेस्ट करती है, ये वाला अमल ये सजेस्ट करती है अ डिसइंक्लिनेशन, एक इंक्लिनेशन नहीं है उनकी, एक डिसइंक्लिनेशन है टू ऑनर। डिसइंक्लिनेशन है किस चीज़ के लिए, ऑनर करने के लिए द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसका जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको ऑनर करने के लिए उनकी डिसइंक्लिनेशन है। एंड इंस्टेड अ टेंडेंसी किसको कहते हैं, एक रुझान किस चीज़ की तरफ, टू इम्पोज इट्स विल, अपनी चाहत अपनी मर्जी लोगों के ऊपर इम्पोज करना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। ठीक हो गया, राइट? अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप लोग को ये एक वर्ब नज़र आ रहा होगा, सजेस्ट्स, राइट? सजेस्ट्स, दिस इज अ वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ये जो नाउन क्लॉज है, दिस इज द subject of this, that it chose to push them aside, this is the subject of this verb, इस verb का। और ये कौन सा verb है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, suggests, राइट? अगला चलते हैं आगे, आखिरी पार्ट देखते हैं इसका, दिस डिसरिगार्ड फॉर द ऑपोजिशन, कि ये डिसरिगार्ड किसको कहते हैं, बेसिकली इग्नोर करना, किसी को इग्नोर कर देना, राइट? दिस डिसरिगार्ड फॉर द ऑपोजिशन एंड अदर डिसेंटिंग वॉइस, डिसेंटिंग किसको कहते हैं, डिसेंटिंग कहते हैं डिसएग्रीइंग, या आपका जिस तरह से वो होता है प्रोटेस्टिंग, राइट? डिसेंट कहते हैं बेसिकली किसको, डिसएग्री करना, या एक जिस तरह से एक बेसिकली आप एक अपना इजहार राय करते हैं अपोज करने के लिए, उसको हम डिसेंट कहते हैं, राइट? और यहाँ पे ये एक और भी वर्ड यूज़ कर देख लो, एक डिसेंट भी होता है। डिसेंट किसको कहते हैं, एक डिसेंट लड़का, एक डिसेंट लड़की, और एक होता है डिसेंट, डिसेंट वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं डिसेंट डाउनफॉल, राइट, नीचे उतरने को। और एक ये वाला डिसेंट होता है जिसका मतलब होता है विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ कंसेंट, राइट? कंसेंट होती है ना किसी की अग्रीमेंट, किसी का जो वो होता है। ठीक हो गया। नाउ सीन दिस डिसरिगार्ड नाउ सीन इज इन मल्टीपल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स is the primary reason why the Pakistani political process seems unable to deliver। तो वो क्या कहता है कि ये जो अब डिसरिगार्ड है फॉर द ऑपोजिशन और बाकी भी जो डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं, नाउ सीन इन मल्टीपल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये आपको ये डैश नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली यहाँ पे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये अभी की गवर्नमेंट में, ये नाउ सीन इन मल्टीपल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स किसको कहते हैं, एक के बाद दीगरे, राइट? तो एक के बाद अगली सक्सेसिव बार बार गवर्नमेंट्स के अंदर यही चीज़ मल्टीपल गवर्नमेंट्स के अंदर देखी गई है। ये जो चीज़ है, जो डिसरिगार्ड है फॉर द ऑपोजिशन, फॉर द अदर डिसेंटिंग वॉइसेस, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई द पाकिस्तानी पोलिटिकल प्रोसेस सीम्स अनएबल टू डिलीवर। कि ये एग्जैक्टली वही रीज़न है जिसकी वजह से ये जो हमारा पोलिटिकल प्रोसेस है वो अनएबल टू डिलीवर दिखता है। ठीक है। द पंजाब गवर्नमेंट मस्ट विदड्रॉ दिस डेंजरस बिल। पंजाब गवर्नमेंट को लाजमी इस डेंजरस बिल को विदड्रॉ कर लेना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, उसको ख़त्म अबॉलिश कर देना चाहिए एंड इंगेज विद अदर स्टेक होल्डर्स, देयर इज़ स्टिल टाइम। ठीक है। यहाँ पे ये मस्ट क्या है, मस्ट ये एक मॉडल वर्ब है, राइट, दिस इज अ मॉडल वर्ब। और ये मॉडल वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ किया हुआ है, मॉडल वर्ब्स के बाद यू आर सपोज टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई एस या ई एस नहीं लगाओगे। पंजाब गवर्नमेंट सिंगुलर है बट स्टिल यू से द पंजाब गवर्नमेंट मस्ट विदड्रॉ, विदड्रॉज नहीं कहोगे। ठीक हो गया बच्चा। नाउ वी हैव द आर्टिकल समरी, इसको एक बार पढ़ लेना पॉज करके आराम से। और आई थिंक दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द इंटायर जो हमने एडिटोरियल अभी साथ मिल के किया, उसका एक क्रक्स है कुछ अल्फाज में। सो यू कैन कीप अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस फॉर यू लेटर ऑन, आप इसको देख भी सकते हैं। सो आई होप यू गाइज फाउंड इट यूज़फुल, मज़ा आया होगा। आज भी हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है ना। सो वील कीप ऑन लर्निंग इसी तरह से, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट
by subscribing, or maybe by liking, maybe by commenting. I'm really glad. And also in tomorrow's video I'll try to give shout outs to the lovely students, और जो आप लोग जिस तरह से comments करते हो, I'll also be doing that inshallah tomorrow. तो stay tuned, inshallah I'll see you guys tomorrow. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.